ये क्लास बेसिकली यूजीसी नेट सोशल वर्क पर आधारित है और ये यूनिट नंबर सेकंड का प्रैक्टिस है, जहां हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिक संरचना के बारे में, सामाजिक करण के बारे में और समाज के अध्ययन के उपागम के बारे में, संस्थाओं के बारे में इत्यादि। जो भी पॉइंट थे 1 और 2 के अंतर्गत हमने उसको देखा था यूनिट नंबर 2 में। आज हम उसी 1 और 2 पॉइंट्स के संबंध में आप लोगों से प्रैक्टिस यानी क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के साथ साथ उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न ये है कि समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाला निम्नलिखित में से कौन प्रथम विचारक था? 4 ऑप्शन आपके सामने। ओके, ऑप्शन ओके। सामाजिक संरचना की, एक बार मेरी बात को सुनिएगा, समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाला प्रथम विचारक हर्बर्ट स्पेंसर था और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो पहला ही करेक्ट होगा। हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्री के साथ साथ पारंपरिक उदारवादी राजनैतिक सिद्धांतकार थे। स्पेंसर ने भौतिक विश्व, जैविक सजीवों, मानव मन और मानवीय संस्कृति के साथ साथ समाज की क्रमिक विकास के रूप में उत्पत्ति का एक सर्वसमावेशक अवधारणा को विकसित किया है। हर्बर्ट स्पेंसर बहुत ही फेमस विद्वान है जो सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांतों में भी इन्हीं का नाम देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए पेपर में कि सामाजिक डार्विनवाद किसने दिया है तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सन 1896 में 1896 में। ये बात आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की, एक औद्योगिकी समाज में अवधारणा आई। औद्योगिकी समाज में उन्होंने कहा कि सहयोग स्वैच्छिक प्रक्रिया संचालित होती है औद्योगिक समाज में। क्या? सहयोग स्वैच्छिक प्रक्रिया कहाँ पे शामिल है? औद्योगिक समाज में। डार्विनवाद का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। ये तथ्य हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट पर्सन, 2-3 किताबें हैं, मैं इनकी किताबों के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। नोट करवा दूं? बताइए। ओके, तो बुक एक तरफ लिखें और दूसरी तरफ आप हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लिख लें। हर्बर्ट स्पेंसर पहली एक इनकी किताब रही और बड़ी फेमस हुई। इस किताब को अगर हम बात करें, सबसे पहले इनकी बुक आई थी सोशल स्टैटिक्स, सामाजिक सांख्यिकी कहते हैं इसको, सन 1951 में। लेकिन कोई खास चर्चित में नहीं रही। लेकिन जो दूसरी किताब रही वो किताब थी द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। नोट करते रहिएगा, कॉपी पर अपने नोट्स बनाते रहिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी किताब आई 1876 1876 में ये किताब जो है लाई गई थी 1876 में। बहुत फेमस रही है, परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है ये किताब, है ना। ये दूसरी किताब रही है इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ एक बायोलॉजी करके आए, थर्ड द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी करके किताब आई सन 1864 में। 1864 में एक किताब आई द फिलॉसफी ऑफ स्टाइल, चौथी नंबर की जो बुक रही। द
फिलोसफी ऑफ स्टाइल 1852 में, 1852 में ये किताब आई। ये सारी जो मैं बुकें बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। ये 4 किताबें इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। अगले सवाल पर चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से स्टाइल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 2, निम्न में से किसके अनुसार सामाजिक संरचना का संबंध, ध्यान रखिएगा प्रश्न सामाजिक संरचना है और पूछा है संबंध सामाजिक गठन के प्रमुख रूप अर्थात समूह, संस्थाओं एवं समितियों के प्रकारों तथा इनके स्वरूपों को या जो इसका निर्माण करते हैं, यह परिभाषा सामाजिक संरचना में किस विद्वान ने दिया है? आपको ऑप्शन ए की तरफ आप लोगों का झुकाव है। पार्षद महोदय के बारे में आप लोग बता रहे हैं जवाब। अच्छा, यहाँ सही जवाब जो है गिन्सबर्ग का है, ऑप्शन नंबर बी। आपको बता देता हूँ मैं सीधा सीधा, जब आपसे पूछा जाए सामाजिक संरचना का संबंध, वो भी सामाजिक गठन से, सामाजिक गठन से, ट्रिक है, तो नाम गिन्सबर्ग का होगा। जब बात टालकाट पार्सन्स की हो, टालकाट पार्सन्स की हो, तो सामाजिक संरचना में अंतः संबंधित समस्या होगी, अंतः संबंधित समस्या होगी, तो आप टालकाट पार्सन्स को ले, ये ट्रिक बता रहा हूं कीवर्ड। और एक नाम और आता है नडेल का, इसमें स्थूल जनसंख्या रखिएगा। स्थूल का मतलब होता है, एक देखिए सूक्ष्म होता है और एक स्थूल होता है। फाइन मोटर एक होता है, इसको फाइन बोलते हैं सूक्ष्म को, और ग्रॉस को हम लोग स्थूल बोलते हैं, है ना, ग्रॉस को। तो जब स्थूल जनसंख्या और उसके व्यवहार की बात हो तो आप नडेल का नाम लगाएंगे, SF नडेल। एक बार कोई बच्चा आ रहा था, ठीक है, और कार्ल मैनहीम। अब ध्यान से सुनिएगा, इनके में मैंने अंतः संबंधित समस्या बताया है, इनमें मैं बता रहा हूं अंतः क्रियाशील सामाजिक तत्व, अंतः, ध्यान से समझते चलिएगा साथ साथ, क्रियाशील, क्रियाशील सामाजिक तत्वों का ताना बाना, या आप तत्वों लिखकर ऑब्लिक करके ताना बाना लिख लीजिए, परिभाषा में जब आए नाम, इसको नेटवर्क कहते हैं ताना बाना को, ठीक है। तो आप कार्ल मैनहीम का नाम लगा सकते हैं। यहाँ ट्रिक अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं केस के साथ, समूह के साथ, संस्था के साथ, समिति के साथ, ये 3 ऐसे टाइप बन रहे हैं, प्रकार बन रहे हैं, इनकी बात गिन्सबर्ग कहते हैं। या आप ये ट्रिक बना सकते हो कि सामाजिक संरचना का जो सामाजिक गठन है, ये आप ट्रिक बना सकते हो, गठन को भी रिलेट करा सकते हो। तो एक एक लाइन में केवल ये चीज़ें आप याद रख सकते हो, और संभावनाएं भी होती हैं इनसे प्रश्न पूछने से। कल अंतः संबंधित समस्या मैडम, ठीक है, अंतः संबंधित समस्या, हाँ। सामाजिक संरचना का गठन मैम गिन्सबर्ग ने दिया है, अभी तो इसका सही जवाब वही था, कहाँ हो, हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखो। आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिए, घुमा लीजिए फ़ोन को, और उसकी जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, हाँ रोटेट करिए, साइड में यहाँ पर होगा, उस पर आप क्लिक करके फ़ोन को रोटेट करिए, घुमा दीजिए, और थोड़ी सी स्क्रीन को अपने टच को जूम करिए, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है, हाँ इस तरीके से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में किन विद्वान, देखिए ट्रिक मैंने बता दिया है, आप लोगों को बताना है। सामाजिक संरचना अंतः क्रियाशील सामाजिक तत्वों का ताना बाना है, बताइए
किस विद्वान ने ये परिभाषा दी है, आप बताओ। हाँ, कार्ल कार्ल मैनहिन ने। ऑप्शन नंबर आपने जो चुनाव किया है सी का, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए आपके सामने एक प्रश्न मिला था। आगे बात करते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रारूपों की बात किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आईएमपी के रूप में रखिए, बताइए। नाम बताना चाहेंगे? इस एक आपका होता है सार्वभौमिक, एक आपका होता है प्रदत्त, एक आपका होता है विशिष्ट, एक आपका होता है अर्जित। ये चार ऐसे सामाजिक मूल्य हैं जिनके बारे में समाज की संरचना के प्रारूपों का वर्णन होता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी आप लोगों ने दिया है, और बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल 5, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार स्पेन की, ध्यान सुनिएगा, स्पेन लिखा हुआ है, सामाजिक संरचना विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान श्रेणी के अंतर्गत आती है? ये जो थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, विशिष्ट वाले में, तो रिप्रेजेंट करें जरा किस विद्वान को यहाँ पर नाम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। भाई आप ये बताइए, किसी बच्चे ने मैकडुगल का नाम लिया है, आपको अभी अभी मैंने यहाँ पे क्या पढ़ाया है? ये देखो, अभी अभी मैंने यहाँ पे विशिष्ट लिखा है, और मैं किसका लिखा हूँ? पार्सन्स का ही तो लिखा हूँ। तो यहाँ मैंने जब लिखा सामाजिक संरचना विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान की श्रेणी के अंतर्गत, तो ये विशिष्ट और प्रदत्त तो भाई इसी का नाम आएगा ना। तो मैकडुगल का नाम तो मूल प्रवृत्ति में आता है, मूल प्रवृत्ति का जनक है मैकडुगल। 14 मूल प्रवृत्ति दिया है। और सिगमंड फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्ति दिया है, कौन बच्चा बताएगा मुझे? 2। बहुत बढ़िया, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बेसिकली ये, हाँ, इरोस थेनाटोस। वो ईद है, ईगो है, सुपर ईगो है, उसकी क्लास मैंने पहले भी करा रखा है मैडम, आप देख लीजिएगा। ईद में पशुवत बिहेवियर होता है ना। ईगो बेसिकली क्या करता है? नियंत्रित करता है। सुपर ईगो बेसिकली क्या होता है? एक आदर्श बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरीके से बाकी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज और भी चीज़ें जब क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, है ना। आगे बात करते हैं। एक यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेबर के बारे में। बेबर नौकरशाही, मैक्स वेबर। आज ही आप लोगों ने क्वेश्चन, कल भी आप लोगों ने क्वेश्चन किया था। नौकरशाही जो शब्द है वो बेसिकली कहीं ना कहीं मैक्स वेबर को रिप्रेजेंट करता है, और बड़ा ही फेमस विद्वान है मैक्स वेबर, है ना। मैक्स वेबर बहुत ही फेमस पर्सन है, इसलिए इसका नाम याद रखना जरूरी है नौकरशाही में। एच पार्लियामेंट की बात करते हैं। हेलन हॉरिस पार्लियामेंट इनका पूरा नाम है। समस्या समाधान के दौरान इन्होंने एक अप्रोच दिया था, और 4 पीस के नाम से जाने गए थे ये। 4 पीस के नाम से पार्लियामेंट। सन 1957 में इन्होंने सामाजिक व्यक्तिक समाज कार्य में अपनी एक अहम भूमिका निभाया था, एच पार्लियामेंट ने। सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। स्पष्ट हो गया है तो एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ और अगले सवाल पर बातचीत। 1957, 1957 में। हाँ, अब देखिए, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान में या विशिष्ट प्रदत्त सामाजिक मूल्य की श्रेणी में इन्होंने कहा कि रक्त संबंध और स्थानीय समुदाय पर आधारित समूह पाए जाते हैं। कौन से समूह पाए जाते हैं? रिपीट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। कौन से सामाजिक या समुदाय पर आधारित समूह पाए जाते हैं? तो एक रक्त संबंध है, और दूसरा स्थानीय समुदाय है। और इसी के आधार पर स्पेन की सामाजिक संरचना देखने को मिलती है। ये बात किसने कहा है? टालकाट पार्सन से।
यह बात याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पष्ट करेगा सामाजिक संरचना के प्रारूपों को। मैक्स वेबर ने कन्फ्यूशियन चीनी सामाजिक संरचना का एक चित्र प्रस्तुत किया है और निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बड़ा अच्छा सवाल है, 5वें का। जरा जवाब बताइए, फिर मैं व्याख्या करता हूं। चलिए, आप लोगों ने अपने तरीके से जवाब दिया है और किसी बच्चे ने विशिष्ट बताया है, किसी ने सार्वभौमिक बताया, परंतु यहाँ पे सही जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विशिष्ट अर्जित। हाँ, विशिष्ट अर्जित। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ये जो विशिष्ट अर्जित है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो मानवीय उपलब्धियां हैं, मानव की जो उपलब्धियां अचीवमेंट हैं, उनके परिणाम देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक एक्वायर होता है, उसको हम अर्जित कहते हैं, एक्वायर को। जो चीज़ें मैं, जैसे मैं आप लोगों को इस समय पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप लोग मेरे चीज़ों को अर्जित कर रहे हो, यानी ज्ञान को अर्जित कर रहे हो। तो अगर स्पेसिफिक की बात हो रही है, जहाँ जहाँ मानवीय उपलब्धि की बात हो रही है, तो वो विशिष्ट अर्जित होगा। और इसी विशिष्ट अर्जित में दो विद्वानों के नाम आए। एक का नाम रखा गया, एक का नाम था पार्सन्स, हालांकि पार्सन्स तो है ही है, और दूसरा जो नाम था वो था मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। अब समझिए, पार्सन ने कहा कि प्राचीन भारतीय और चीनी समाज की जो श्रेणी है, चीनी समाज की और प्राचीन समय की जो भारत के लोग थे, उनकी जो है ये विशिष्ट अर्जित प्रतिमान है। बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा, यहीं पर एक स्टेटमेंट और आया, मैक्स वेबर ने आलोचना करते हुए कहा, भैया नहीं, ऐसा नहीं, आप कहो, आप इस तरीके से बोलो कि कन्फ्यूजियन चीनी सामाजिक, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, कन्फ्यूजियन चीनी सामाजिक संरचना का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, जो चित्र वगैरह देखने को आप लोग देखते हैं फेसबुक वगैरह पे, चित्र वगैरह आता रहता है, जो फिगर वगैरह बनाए गए होते हैं, पिक्चर, वो प्रक्रियाएं जो है उसका अगर आप वर्णन कर रहे हैं तो वो विशिष्ट अर्जित प्रतिमान है। ये था विशिष्ट वाला। अच्छा, जो ऊपर वाला सवाल था वो था विशिष्ट केवल प्रदत्त था, ये अर्जित है विशिष्ट, ऊपर वाला विशिष्ट प्रदत्त था। ये बात ध्यान रखेंगे दोनों में, ठीक है? ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, प्रदत्त में और विशिष्ट में, ठीक है? दो बातें और हैं, एक सार्वभौमिक अर्जित है तो एक सार्वभौमिक प्रदत्त है। जो सार्वभौमिक अर्जित है, ये ऑप्शन वाला ए वाला, वो बेसिकली जो नातेदारी, समुदाय, प्रजाति, जो लोग आ रहे हैं, जैसे समुदाय आ रहा है, वर्ग आ रहा है, प्रजाति आ रही है, तो इनमें सामाजिक संरचना के मूल्यों को कभी कभी विरोधी के रूप में देखते हैं, है ना? तो इसमें नियम बना होता है, इसमें क्या होता है, नियम ऑलरेडी बने होते हैं, और नियमों के आधार पे किसी परिस्थिति का जब निर्धारण होता है ना, तो उसे सार्वभौमिक अर्जित कहते हैं, नियमों के आधार पे। और एक प्रदत्त होता है, जो प्रदत्त होता है, अच्छा, प्रदत्त बेसिकली क्या है, जन्मजात है, एक प्रकार से मान लीजिए, है ना? जन्मजात प्रक्रिया को आप प्रदत्त कह सकते हो, है ना? जो पहले से ही आप लोगों को स्वाभाविक तरीके से मिला हो, उसे प्रदत्त कहेंगे। तो ऐसे संबंध में, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि अभिमुखीकरण यानी ओरिएंटेशन के तत्वों पर आरोपण के तत्वों का प्रधानता होती है, तो व्यक्ति के पद उसकी विशिष्ट प्राप्तियों की उपेक्षा अधिक बल देता है। यानी अधिक बल इस बात पर होता है कि व्यक्ति क्या है, उसके पद। आज अगर आप किसी व्यक्ति से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं, तो शायद आप लोग उसे उसके पदों के आधार पर बोलते हैं, उसको नहीं बोलते आप लोग, उसका पद क्या है, उसके पद के आधार पर उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो व्यक्ति अपना पद अपने समूह से प्राप्त करता है, और ये बातें सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान में आता है। सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सामाजिक संस्था का तात्पर्य बताना है आपको, जरा जवाब बताइए कि क्या हो सकता है सामाजिक संस्था। अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, सामाजिक संस्था, ओके। पहला मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप भी लोग मुझे बताइए जरा, है ना?
एक मिनट, मेरा एक सवाल है, सामाजिक संस्था मूर्त या अमूर्त? ओके, बिल्कुल। यहाँ आपने सामाजिक संस्था के संबंध में अगर बात किया है, तो सामाजिक संस्था अमूर्त है। इस आधार पे अगर जब मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को समझिए यहाँ पे, तो ये ऑप्शन क्यों सत्य नहीं हुआ? बट यहाँ पे पूछा कि तात्पर्य, उसके व्याख्या से बात करनी थी हमें, उसके तत्वों से बात करनी थी हमें। सामाजिक संस्था मूर्त होगी कि अमूर्त होगी? यहाँ आपकी अमूर्त नहीं होगी भाई, मूर्त होती है संस्था। सामाजिक संस्था अमूर्त होती है या अमूर्त होती है? तो संस्था मूर्त होती है, अमूर्त थोड़ी ना होती है। कितने लोग इस बात से सहमत है कि सामाजिक संस्था मूर्त होती है? सामाजिक संस्था मूर्त होती है। ओके। यानी आप इस बात से सहमत हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, संस्था नियम और कार्यप्रणालियों का संकलन होता है। इससे पद्धतियों का बोध होता है। बात को समझिए सर, समाज संस्था जो है ना, संस्था क्या है? नियम और कार्यप्रणालियों का संकलन है, कलेक्शन है। और इससे इस पद्धति का बोध होता है कि समिति मूर्त प्रक्रिया में आएगी। संस्था 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 भी मूर्त होगी। संस्था मूर्त कैसे हो सकती है? नहीं, आप हर बात को छूने से, नहीं हर, नहीं हर बातों का ये मतलब नहीं हुआ कि आप जिसे छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वही उसका भाव रिप्रेजेंट करता है केवल। अच्छा, समाज क्या है, मूर्त है या मूर्त? देखो, समाज अमूर्त है, समिति मूर्त है, ठीक है, और संस्था अमूर्त, हाँ अमूर्त है, अमूर्त, राइट। संस्था अमूर्त, हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही, संस्था अमूर्त है, संस्था अमूर्त है। तो सामाजिक संस्थाएं ना, संगठित मानवीय संबंधों की वह व्यवस्था है जो सामान्य इच्छा द्वारा स्थापित या स्वीकृत होती है। तो मैं ये बात कहूँगा कि व्यक्ति के समूह और संगठन बेसिकली इसका रिप्रेजेंट। अच्छा, यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं। नियमों का भी संकलन हो, ये बात सही है। सामाजिक संस्था निर्धारण भी होती है, ये भी सही है। अमूर्त, ये भी सही है। परंतु इनमें तात्पर्य बताता था, मीनिंग बताना था, एग्जैक्ट आंसर बताना था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर, जी सर क्या कह रहे हैं? हाँ, ये देखिए मैं बताऊँ आपको, सारे उत्तर का मतलब ये होगा कि आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है। तात्पर्य का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है संस्था का कि व्यक्ति के समूह का संगठन हो, तो वो संस्था बनती है। अब संस्था में तो नियम तो ऑलरेडी उसमें रहेंगे और बनाए भी जाते हैं। संस्थाओं पर जब विचार विमर्श होता है तो वो अमूर्त व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं। संस्थाओं का निर्धारण भी हम तभी कर सकते हैं कि भाई ये किस काम, किसके लिए संस्था बनाई गई है ना? तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है, हमें पहले क्या करना, उसकी मेन एग्जैक्ट आंसर का जवाब देना है। चारों ऑप्शन आपके सही लगेंगे, लेकिन वो पूछा क्या है, एग्जैक्ट आंसर आपको जानना चाहता है। तो एग्जैक्ट आंसर तात्पर्य हो गया, मीनिंग हो गया, किसी की व्याख्या हो गई, किसी की परिभाषा हो गई, तो एग्जैक्ट होता है ये सब, टू द पॉइंट। हाँ, देखिए, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, समिति हालांकि लोगों के द्वारा ये भी बनाई जाती है, संस्था भी बनाई जाती है ना? समझ रहे हैं? संस्था भी व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती है और समिति भी बनाई जाती है।
लेकिन निर्धारित होते हैं समिति में, संस्था में नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, गणेश पूजा आ रहा है, उसमें एक ऐसी समिति बनाई जाती है। जब गणेश पूजा समाप्त हो जाएगा तो समिति टूट जाएगी। अच्छा, वो समिति है चंदा वगैरह, आपने देखा होगा, चंदा लोग जुटाते हैं, पर्ची वगैरह काटते हैं, है ना, चंदा एकत्र करते हैं ना, तो वो समिति के माध्यम से करते हैं। फिर उसके बाद वो अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी समिति, वो अस्थायी रूप से फिर बंद हो जाएगी। फिर बाद में जैसे वो पूजा वगैरह आएगा तो फिर स्टार्ट। लेकिन संस्था में ऐसा कुछ नहीं होता। यही संस्था और समिति में अंतर है। देखिए, समिति का कोई विशेष उद्देश्य बन रहा है ना, कोई विशेष उद्देश्य बन रहा है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर रहा है। जबकि संस्था धीरे धीरे विकसित हो रही है, इसका एकाएक निर्माण नहीं होता है। एकाएक निर्माण किसका होता है? समिति का। समिति का अचानक निर्माण होता है। हाँ, कम समय के लिए होती है, बिल्कुल सही बात। समिति ना व्यक्तिगत कल्याण से संबंधित है, संस्था व्यक्तिगत कल्याण से नहीं है, सामूहिक कल्याण से है। समझ रहे हैं मेरी बात? समिति के जो नियम वगैरह होंगे वो औपचारिक होंगे, जिसको व्यक्ति इसलिए बदलने का प्रयत्न करता है जिससे उनके निजी स्वार्थ पूरे हो सके। लेकिन संस्था में अवहेलना करना और असामाजिक कार्य समझा जाता है, इसलिए इसकी नियंत्रण शक्ति बहुत अधिक होती है संस्था। समिति का कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता है, संस्था का स्ट्रक्चर होता है भाई। संस्था में ये प्रेसिडेंट है, ये सेक्रेटरी है, ये सदस्य हैं, ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। जी, समिति अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से समाप्त होती है, फिर बाद में आ जाएगी समिति। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल नहीं दिया रहा था, दुर्गा पूजा, अब उस दौरान एक समिति बनाई गई, पूजा समाप्त हो गया, दुर्गा पूजा 9 दिन की नवरात्रि, क्या हुआ? समिति थोड़ी ना अब बराबर आप चंदा जुटाते रहोगे, फिर समिति समाप्त हो गई। फिर जब दुर्गा पूजा अगले साल आएगा फिर समिति आ जाएगी। अरे आप लोगों ने क्या, अरे इतना आसान सा टॉपिक। हाँ, नहीं, नियम तो पाए जाएंगे उसमें भी मैम, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए फिर आप बदल सकते हो, लेकिन संस्था में नहीं बदल सकते हो। ये भी आप बोलिए, बात सही है आप। लेकिन आप ये ना कहें कि समिति में नियम नहीं पाए। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जाओगे किसी घर में से, अगर नहीं पैसे दे रहा है, उसके पास पैसे नहीं, तो उसकी जो भी बेचारा अनाज वगैरह रखा उसे उठा के लेके चले आओगे, तो ये कोई नियम नहीं। तो नियम है ना समिति का, असामाजिक व्यवहार करोगे तो उसके लिए वो होगा, तो नियम है ये। संस्था स्थायी होता है, संस्था स्थायी। अस्पष्ट हो गया होगा? चलिए, बात मैं कहाँ लेके चलता हूँ, आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 ले लीजिए। अच्छा, निम्न में किस विद्वान के अनुसार एक संस्था अनेक जनरीतियों और रूढ़ियों का ऐसा संगठन होता है जो अनेक सामाजिक कार्य करता है? बड़ा अच्छा परिभाषा दी गई है, और परिभाषा ओके, डी ग्रीन, ओके ओके, डी मैं समझ गया, ग्रीन ग्रीन मैं समझ गया, ठीक है। यहाँ अब परिभाषा जो है संस्था को रिलेट कराई गई है, इंस्टीट्यूट की परिभाषा को रिलेट कराया गया है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक विद्वान का नाम है बोगार्ट, आप देख रहे हैं। बोगार्ट ने सामाजिक संस्था, समाज की वो संरचना को बताया, कहा कि जिसको सुस्थापित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है या बनाया जाता है। तो ये इन्होंने कहा भाई व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है, तो ये बोगार्ट्स ने बोला। लेकिन जब ग्लीन की बात आई, ग्लीन ने कहा कि संस्थाएं जो है सांस्कृतिक प्रतिमान के लिए बनाए गए। अच्छा भैया, इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान बोल दिया, बात को समझते चलिएगा। अकबर आए, अकबर कहें
कि भाई मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, देखिए ये मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि की बात करने लगे। संस्थाएं अपने अपने शब्दों में लोग ने अलग अलग तरीके से बताए हैं। ये व्यक्तियों की आवश्यकता को बता रहे हैं, ये मानवीय आवश्यकता को बता रहे हैं, ये सांस्कृतिक प्रतिमान बता रहे हैं। और ग्रीन महोदय कहते हैं कि जो जनरीति और रूढ़ियां हैं, जो जनरीति और रूढ़ियां हैं, उनको उनका एक ऐसा संगठन है जो अनेक सामाजिक कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जनरीति और रूढ़ियां शब्द रिलेट होता है, तो ये ग्रीन की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। हाँ, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक समूह कार्य का तात्पर्य। देखिए अब फिर प्रश्न वही है, तात्पर्य मतलब एग्जैक्ट आंसर देना है सर आपको, बताइए जरा। ओके, सामाजिक समाज, देखिए अब बताइए, सुनिए एक बात, सामाजिक समूह का मीनिंग किसी समूह की इकाइयों की संख्या को ही कहते हैं। सामाजिक अंतःकरण की प्रक्रिया और समूह का आदर्श का रूप का होना, दोनों बात सही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन है कोई नहीं। लेकिन यहाँ अगर सभी होता तो कर, एक बार म्यूट होइए प्लीज, बात को ध्यान से सुनिए ना। अगर सभी ऑप्शन होता तो यहाँ पे करेक्ट होता, और अगर मैं एक और ऑप्शन डाल देता यहाँ पे समिति सामाजिक समूह को लेकर परिभाषा के रूप में या किसी की भी के रूप में अगर हम बात कर दें कि सामाजिक समूह जो होता है चिकित्सा प्रारूप पर आधारित है, तो वो भी सही है, गलत नहीं है, वो भी सही है। तो अब वहां पर हमें तब भी उसका आंसर यही होता, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मीनिंग है किसी समूह की इकाइयों की संख्या को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल समाजीकरण से संबंधित है। निम्न में से किस विद्वान के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है? ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है, जरा जवाब बताइए। आसिम जी जवाब बताइए, कहाँ चले जाते हैं आप? अच्छा बताइए जवाब। अच्छा, ग्रीन, ओके। नहीं, यहाँ सही जवाब अगर हम बात करें, जब जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं और आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, वो समाजीकरण है, ये बात ग्रीन कहते हैं। स्टीवर्ड एक नाम आप देख रहे हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा लोग अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपनी संस्कृति के विश्वासों, एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति, मूल्य और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं, तो वो समाजीकरण होता है, ये स्टीवर्ट बताते हैं। गिली, उनका कहना है कि व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य होता है। व्यक्ति जो होता है ना, वो समूह में क्या होता है, एक क्रियाशील व्यक्ति, एक सदस्य होता है। और जब वो क्रियाशील होगा ना, तो समूह की जो एक्टिविटी होगी, उस एक्टिविटी से समन्वय स्थापित करता है, तो उससे समाजीकरण होता है, ये ग्लीन कहते हैं। आगबन 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 की यहाँ जो डेफिनेशन है, वो सामाजिक परिवर्तन से आप रखिए, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से आप रखिए, ठीक है। आगबन की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने के योग्य बनाती है? बिल्कुल, बाकी ग्रीन की पता हो गई, ग्रीन की पता है, स्टीवर्ट की पता है, तो आपने एलिमेंट कर दिया और निकाल लिया जॉनसन। बहुत बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रूम और सेल्जनिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रूम और सेल्जनिक ने समाजीकरण के निम्न में कितने उद्देश्यों का उल्लेख किया है, ये आपको बताना है। समाजीकरण के उद्देश्य 1 2 3 4, क्या नाम होना चाहिए? ओके, कौन कौन से इन्होंने बताए हैं समाजीकरण के?
चार अगर उद्देश्य बताएं तो कौन कौन से बताएं? किसका? ओके, क्षमताओं का विकास, उसके बाद? ओके, उसके बाद? ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद? ठीक, ये चार ऐसे जो है उन्होंने उद्देश्य बताए थे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। एक और किताब यहाँ पे आ गई है और बहुत ही फेमस है, और इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। किताब है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ओके, आपने जो नाम बताया है मुझे, चार्ल्स कोले का नाम बताया है, चार्ल्स हर्टन कोले, और सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और ये किताब आई कब, ये बुक कब आई है, ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। क्या याद है आपको या पता है? मैंने हालांकि कई बार आप लोगों से बात भी किया है इसके बारे में। सन 19, हाँ, 1902। बहुत ही फेमस पर्सन है। तो मैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बता देना चाहता हूँ जो परीक्षाओं में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी अभी आपने एक किताब का नाम देखा, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, सन 1902 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरी इनकी किताब रही सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सन 1909 में। जब इन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक समूह की बात कर रहे थे तो उस समय इन्होंने ये किताब लिखा था। एक किताब इनकी आती है द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और सन 1894 में। और एक चौथी इनकी बुक आती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ऑन सेल्फ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और ये किताब कब आई है, किसी को मालूम है? ये पुस्तक कब लिखी गई है, कब ये किताब आई थी? सन 1800 1870 के आसपास आई है ये। सॉरी, 1870 नहीं, 1870 नहीं है एग्जैक्ट, इसका वर्ष छोड़ दीजिए, इसका वर्ष छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इनकी किताब आई सोशल प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस, और ये 1918 में आई, 1918 में ये किताब लाई गई, ठीक है। इतनी तो ये पुस्तक इन्होंने लिखा है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। हो सकता है आप लोगों से ये परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। चार्ल्स कोले का नाम आता है, चार्ल्स हार्टन कोले। 5 किताब इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांच, ठीक है। अगला जी, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, एंड द सोशल ऑर्डर। प्रोसेस, प्रोग्रेस नहीं, प्रोसेस होगा आई थिंक। नहीं, प्रोसेस है, प्रोग्रेस नहीं है, प्रोसेस है ना, प्रोसेस है। हाँ, सामाजिक। एक मिनट, एक मिनट सर, चौथे नंबर पे बुक 19। अच्छा, 1909। ओके, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं, कोई और बच्चा बोल रहा था। द थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन पे आते हैं ना। सही जवाब यहाँ पे जो है सी एच कोले, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में किस विद्वान का मानना है कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता
निर्माता है जिसमें दिमाग और स्वयं होता है? अरे भाई बड़ा अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट। यानी अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 14 है, आपने ए का जॉर्ज मिड का नाम लिया है और ये करेक्ट भी है, गलत नहीं है आपका। तो ये कहीं ना कहीं समाजीकरण के सिद्धांत से प्रश्न पूछ लिया है ना। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, है ना, याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जो पुस्तक थी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थी और सन 1934 में वो किताब लिखी गई थी। और उसी किताब में इन्होंने कहा था कि व्यक्ति में आत्मचेतना के विकास को स्पष्ट करने के लिए मीड ने आई, मी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। मैं और मुझे का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, सिद्धांत को। तो इन्होंने कहा है कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है जिसमें दिमाग और स्व का निर्माण होता है। स्पष्ट हुआ? अब एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, नाम इम्पोर्टेंट है ये, तो मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जहाँ इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे, मैं आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट बताऊँगा, उसे आप ज़रूर नोट करिएगा अपने कॉपी पर। पहला स्टेटमेंट अगर हम बात करते हैं तो वो है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। नाम इसका याद रखिएगा आप लोग, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सन 1934, 1934। दूसरा इंपॉर्टेंट, मेरी आवाज़ स्पष्ट है, एक बार क्लियर करिएगा आप लोग, ध्यान से आप सभी लोग इन चीज़ों को समझिएगा और सुनते चलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी, है ना। और इनकी कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक इन्होंने द सोशल सेल्फ के बारे में बात किया था, द सोशल सेल्फ के बारे में बात किया था सन 1913 में, है ना। बहुत कम, बेसिकली इससे तो पूछा ही नहीं गया अभी तक ये, है ना। बट अगर आएगा एग्जाम वगैरह में, परीक्षा वगैरह में, तो आप बता देना 1913, ठीक है, द सोशल सेल्फ। ठीक है, बस इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्न में किस विद्वान ने समाजीकरण की मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है? देखो, समाजीकरण को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का जो जवाब आप लोग दे रहे हैं सिगमंड फ्राइड, और सिगमंड फ्राइड ही यहाँ पर हाँ करेक्ट होंगे। अब देखिए, सिगमंड फ्राइड ने एक, नहीं नहीं वेबर गलत है, फ्राइड इसका राइट आंसर होगा, है ना। मानसिक क्रियाओं के आधार पे तो किया था उसने तार्किक पक्ष, क्या था उसका, हिमखंड मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। बर्फ का टुकड़ा बताया था, उसी में बताया था ईद, ईगो, सुपर ईगो के 3 भागों में डिवाइड किया गया था। ईद, ईगो और सुपर ईगो, याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात। तो इनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, और यही चीज़ें बेसिकली यहाँ पर जो है मेंशन होती हैं या प्रस्तुत होती हैं, है ना। अच्छा, सिगमंड फ्राइड महोदय, इन्होंने 3 ऐसे चीज़ों के बारे में जब जिक्र किया, तो जो ईद था, जो आईडी था, वो व्यक्तित्व का एकमात्र घटक है जो जन्म से ही महजूद होता है। बच्चा क्या करता है, एक पशुवत बिहेवियर करता है, वो ईद में देखा जाता है। ईद सभी मानसिक ऊर्जाओं का स्रोत होता है और इसे ही व्यक्तित्व का प्राथमिक घटक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्राथमिक घटक यानी कंपोनेंट। दूसरी बात करते हैं, दूसरी परिप्रेक्ष्य जो हमारा आता है वो नाम आता है ईगो का।
ईगो समझते चलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। आनंद का सिद्धांत किस पे आधारित है? वो ईद पर आधारित है। आनंद का सिद्धांत, हाँ, आनंद का सिद्धांत, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ईगो, ईगो का मतलब अहम को, अहम कहता है कि व्यक्ति के घटक वास्तविकता से निपटने के लिए जिम्मेदार होता है। ये वास्तविकता पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो उस पर आधारित होता है। इसमें अगर हम बात करें, फ्राइड ने ये बात कहा कि अहम जो है ईद से विकसित होता है, ये ईद से विकसित होता है और यह सुनिश्चित करता है कि ईद का आवेग वास्तविक दुनिया में स्वीकार्य तरीके से इसे व्यक्त किया जा सकता है, ये बताता है। अगर आप गलत काम करोगे तो आप समाज में बेसिकली नहीं, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप चोरी करने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि अगर मैं चोरी पकड़ा गया तो मुझे दंड मिलेगा। तो ये जो प्रक्रिया समझाने की बात करा वो ईद से ही ईगो में रिप्रेजेंट हो रही है। और यहाँ जागरूकता अगर शब्द हो गया, अचेतन आपका शब्द हो गया, है ना, ये चीज़ें जो है बेसिकली यहाँ पर रिलेट होती है। और वास्तविकता के सिद्धांत पर कौन आधारित है? ईद। और एक होता है, सॉरी, वास्तविकता पर कौन सिद्धांत पर आधारित है? ईगो। ईगो वास्तविकता के सिद्धांत पर कौन सा है? ईगो। और एक होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो व्यक्तित्व का पहलू होता है। इसमें हमारे सभी आंतरिक नैतिक जो मानक होते हैं, जो आदर्श होते हैं, वो शामिल होते हैं, जिन्हें हम माता पिता और समाज दोनों से प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं ये सही है, ये गलत की जो भावनाएं हैं वो सुपर ईगो में आती है। सुपर ईगो निर्णय लेने के लिए दिशा निर्देश देता है। फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो में 5 साल की उम्र से उभरना शुरू होता है, ये सिगमंड फ्राइड कहते हैं। कितने वर्ष से सुपर ईगो स्टार्ट होता है? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स। जी नहीं नहीं नहीं, इसको सुपर ईगो को बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? अहम, सॉरी, ईगो को परा अहम, हाँ, परा अहम बोलते हैं, परा अहम बोलते हैं। अहम बोलते हैं आपको ईगो, और ईद बोलते हैं इसको, ईद को ईद ही कहा जाता है ना, ईद को ईद ही कहा जाता है। नाम इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्राइड से संबंध में चर्चा हो रही है तो मैं कुछ किताबों के बारे में आपको जिक्र कर देता हूँ जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। द ईगो एंड द ईद, एक किताब आई सन 1923 में, ये आप ध्यान रखेंगे, इनकी किताब थी। और एक किताब इनकी आई, वो भी फेमस रही, बियॉन्ड करके, बियॉन्ड द प्लेजर, प्लेजर प्रिंसिपल, सन 1920 में ये किताब लाई गई थी, ठीक है। ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक किताब आई द अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और ये किताब सन 1915 में आई, 1915। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, जहाँ पे सिगमंड फ्राइड की थ्योरी मिलती है, हमें देखने को मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वही है, आप कॉन्शियस कह लो, आप माइंड कह लो, उसमें जोड़ दो माइंड को, बात वही है, ठीक है। 5 लेक्चर ऑन साइको एनालिसिस, 5, समझ रहे हो ना, 5, जो 5 उसके अवस्था थी, लेक्चर ऑन 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 साइको, साइको एनालाइज, है ना, यही था सन 1910 में, सन 1910 में ये किताब आई थी। क्लियर हुआ? बताइए। इसी किताब को द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स भी कहते हैं, इसी पुस्तक को ही, ठीक है। ये बात भी आप जो है ध्यान रखेंगे। ड्रीम साइकोलॉजी कहा जाता है इस किताब को, ड्रीम साइकोलॉजी सिगमंड फ्राइड की है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि जब कभी ड्रीम आए और फ्री एसोसिएशन आए तो आपको क्या लगाना है? सिगमंड फ्राइड का नाम लगाना है। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ।
1920 में, 1920 में ड्रीम साइकोसिस। क्लियर हो रहा है सब? हाँ, ये जो पुस्तक है, ये सिगमंड फ्रायड की पुस्तक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है ना। एक मिनट देखो, कोई बच्चा कह रहा है भैया कि भाई क्लास क्यों नहीं ज्वाइन हुआ। ज्वाइन करें, टाइम ज्वाइन करें ना तो सही रहता। आप देखो आधे घंटे क्या, 1 घंटा पूरी क्लास हो गई तो 50 मिनट। हाँ 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 हाँ। आपको कैसे पता चला? अच्छा 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 अच्छा। इसने मुझे पर्सनली मैसेज किया, मैंने कहा कि भाई ग्रुप में मैसेज नहीं किया। ओके, तो ये चीज़ें हुआ, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए आप सभी लोग सिगमंड फ्रायड के बारे में। पता है वो कई बार पेपर में पूछा जाता है, एक शब्द आया था इस बार, वस्तु अस्थायित्व। याद है किसी को? सिगमंड फ्रायड की अवस्था जो है वो 5 अवस्थाएं हैं। सिगमंड फ्रायड की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं। पहली अवस्था को क्या बोला गया है? मुखावस्था। 1 मिनट में इनको ज्वाइन कर लूं। हाँ, पहली अवस्था को क्या बोला गया है? मुखावस्था बोला गया है। ध्यान देने वाली बात हमारे लिए ये है कि मुखावस्था में बेसिकली अधिक संतुष्टि या कम संतुष्टि से यह निर्धारित हो जाता है या हो सकता है, जिससे कि परिणाम स्वरूप वयस्कता से अधिक खाने या पीने का जो प्रक्रियाएं होती वो डेवलप होती है। तो बेसिकली यह अवस्था जन्म से लेकर 18 माह तक यानी 1.5 वर्ष तक, पहली अवस्था। दूसरा आपकी होती है एनल स्टेज, जिसको बोलते हैं गुदावस्था। ये होती है 18 माह से कह लीजिए या 1.5 वर्ष से कह लीजिए 3 वर्ष तक चलती है। उसके बाद एक आती है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में 2 ग्रंथि पाई जाती है। ये एज 3 से लेकर 5 वर्ष होती है। इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है इलेक्ट्रा और एक ग्रंथि पाई जाती है मनोग्रंथि, बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। और एक होती है ओडिपस, एक होती है ओडिपस। अब एक पुरुष बच्चे द्वारा ओडिपस से जटिल अनुभव में एक बच्चे को अपने पिता की तुलना में अपनी मां के प्रति अधिक आकर्षण विकसित करता है, तो वह ओडिपस है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक बच्ची के द्वारा अनुभव किया जा रहा है कि एक बच्ची का अपने पिता के प्रति अधिक गहरा आकर्षण विकसित करना, वो बेसिकली इलेक्ट्रा देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहने का भाव ये हुआ, रिप्रेजेंट हो रहा है कि पुरुष जो बच्चे द्वारा ओडिपस में वो क्या कर रहा है, अपने पिता की तुलना में अपनी माँ से अधिक आकर्षण, माँ के प्रति आकर्षण, और ये बच्ची जो है पिता के प्रति आकर्षण। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया दिखाई जा रही है, पिता के प्रति में ओडिपस और माँ के प्रति में इलेक्ट्रॉन। तो ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और पूछने की पूरी संभावना भी है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक होता है लेटेंसी। लेटेंसी चौथा स्टेज, और ये 6 से लेकर 12 वर्ष, कहीं कहीं 5 से 12 वर्ष भी आप कह सकते हो। ठीक है, इस अवस्था में दौरान में यौन ऊर्जा को शैक्षिक, खेल, सामाजिक गतिविधियों इत्यादि चीज़ों को निर्धारित करता है या एक प्रकार से निर्देशित करता है। विपरीत लिंग में कोई रुचि नहीं होती है, उसी चीज़ पर यह आधारित होता है लेटेंसी स्टेज। आपने अभी एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, ओ माई गॉड 2, है ना? किसी ने देखा ओ माई गॉड 2? किसी ने नहीं देखा अभी तक? ओके, वो, हाँ वो पहली वाली देखा आपने, 2 वाली अभी आई है हाल में। तो ये बेसिकली जो है ओ माई गॉड 2 जो है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो सेक्स एजुकेशन है उसको एक प्रकार से बढ़ावा देने की बात की गई है उस मूवी में। और यहाँ पे जो है इस अवस्था के दौरान यौन ऊर्जा को शैक्षिक, यौन ऊर्जा को शैक्षिक और खेल और सामाजिक गतिविधियों की ओर निर्देशित करता है। ये लेटेंसी स्टेज है। और अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें इससे समझ में आ जाएगी लेटेंसी स्टेज के बारे में। इसी स्टेज में वो बच्चा जो है
प्रॉब्लमेटिक एक प्रकार से बिहेवियर करता है, और रीज़न क्या है ये भी उसमें दिखाया गया है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पांचवें स्टेज के बारे में, जेनिटल बोलते हैं उसको जेनिटल स्टेज बोलते हैं। ये बेसिकली 12 से प्लस होता है, आप 18 भी कह सकते हो, ठीक है। और इस अवस्था में अगर हम बात करते हैं, पिछली अवस्थाओं के सफलतापूर्वक हो जाने पर ये विपरीत लिंग के साथ परिपक्व हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ जो है मेल फीमेल से, फीमेल मेल से, ऐसे स्टेजेस जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये 5 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है सिगमंड फ्रायड के, ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। फैलिक, फैलिक स्टेज, लैंगिक अवस्था, हिंदी में इसको बोलते हैं लैंगिक अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में किस विद्वान के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है? 4 ऑप्शन, पेज, मैकाइबर, अकबर। यानी ये सवाल आ चुका है सोशल कंट्रोल से। मेरा एक सवाल है, सोशल कंट्रोल की एक किताब आई थी सन 1901 में, अभी हाल ही में आप लोगों से जिक्र मैंने किया है, याद होगा कुछ बच्चों को। बताना चाहेंगे ये कौन सा विद्वान था जी? ई ए रॉस, ई ए रॉस, बहुत बढ़िया। यहाँ 16 का सही जवाब जब आप बता भी रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का, वह ऑप्शन भी सी ही जाएगा, और रॉस का ही करेक्ट जवाब है। इस किताब में सन 1901 में सोशल कंट्रोल में वहाँ पे बताया है कि सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुरूप बनाता है, यही सोशल कंट्रोल है, यही सोशल कंट्रोल है। वहीं अगर हम बात करते हैं मैकाइबर पेज का, ये अलग अलग नाम है, बल्कि एक ऐसी फेमस जोड़ी है, ये सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइबर एंड पेज के द्वारा ही दिया गया। और इन्होंने सोशल कंट्रोल में भी कहा कि जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं में एकता और अस्थायित्व जो है, अस्थायित्व बना रहे, एकता और अस्थायित्व बना रहे सामाजिक नियंत्रण के लिए, वह प्रक्रिया भी मैकाइबर एंड पेज की आती है। आगबर्न और निमकाफ भी एक ऐसी जोड़ी है। इन्होंने कहा कि दबाव वह प्रतिमान है जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों को स्थापित किया जाता है। तो नियमों को स्थापित किया जाता है। अकबर ने कहा सोशल चेंज और कल्चर लैग, दो ऐसी किताबें आई, सोशल चेंज एंड कल्चर लैग, दो ऐसी किताबें आई सन 1922 में जो सोशल वर्क में कई बार पूछी जा चुकी है। कल्चर लैग को सामाजिक विलंबना कहते हैं, कल्चर लैग को। अकबर की ही ये पुस्तक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने बताया है अकबर, सन 1922 में, सन 1922 में। अगले सवाल पर बात करेंगे, निम्न में किस विद्वान ने सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन परिवर्तन से है जो सामाजिक संगठन से होते हैं, अर्थात समाज की संरचना और समाज के कार्यों में? तो जवाब यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा सवाल हमारे यहाँ आपके जो झुकाव हैं आप सबके, वो किंग्सले डेविस की तरफ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सवाल आ चुका है सामाजिक परिवर्तन से आया हुआ है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब ये बताया गया केवल उन परिवर्तन से जो सामाजिक संगठन में हो रहा है परिवर्तन, यानी समाज की संरचना और समाज के कार्यों में हो रहा है परिवर्तन, उनको बोला गया सामाजिक परिवर्तन। और यह परिभाषा अगर कोई दिया है तो डेविस ने दिया है, आपने सही जवाब बताया है। इसी सामाजिक परिवर्तन को अल्टरेशन भी अल्टरेशन भी कहते हैं और मॉडिफिकेशन भी कहते हैं परिवर्तन को, चेंज भी हम लोग कहते हैं परिवर्तन को, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर मैकाइबर एंड पेज के बारे में, तो इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों में होता है। प्रत्यक्ष संबंध कहाँ होता है? केवल सामाजिक संबंधों में होता है, वो सामाजिक परिवर्तन होता है, ये मैकाइबर एंड पेज ने बोला है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सामाजिक परिवर्तन में तो खासकर मैंने अभी शुरुआत में बताया था, अभी भी बताया है, अकबर का नाम आता है, और किंग्सले डेविस जो हैं वो आपका नाम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, केवल उन परिवर्तन से जहाँ सामाजिक संगठन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किन्हीं दो समाजों का इतिहास एक समान नहीं होता है। बात सही है, किन्हीं भी दो समाजों की संस्कृति एक जैसी भी नहीं होती, ये भी बात सही है।
कोई भी एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं है, ये भी सही है। बताइए कथन किसका है फिर? बेरिस्टीड का नाम आता है। बेरिस्टीड इज द राइट आंसर। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर जो है वो सी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन की कितनी अवस्थाओं की कल्पना की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 20। 3। नाम ऑगस्ट काम्टे है। ओके, नाम बताइए जरा। ओके, यहाँ आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना। सामाजिक परिवर्तन की ऑगस्ट काम्टे ने अवस्थाएं 3 बताया है, और ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑगस्ट काम्टे के अनुसार 3 स्तर का नियम इसे मानव चिंतन की प्रारंभिक अवस्था भी मानी जाती है। बहुत फेमस रहा है ये 3 अवस्थाएं। परीक्षाओं में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कभी कभी कहता है कि क्रम में लगा के दिखाइए इन 3 अवस्थाओं को, है ना। बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये। अच्छा, अभी तो बताया तो था एक बच्चे ने, चलो लिख लो। ठीक है, बताइए। एक एक आपका आता है धार्मिक, धार्मिक स्तर, है ना। इसे ही हम अलौकिक शक्ति भी कह सकते हैं। इस स्तर के समाज में सभी घटनाओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर होती है। मनुष्य प्रत्येक घटना के पीछे किसी न किसी अलौकिक शक्ति का कल्पना करता है। मनुष्य यह मानता है कि कोई भी घटना अलौकिक शक्ति की क्रिया का ही परिणाम है, इसलिए ये धार्मिक एक है। एक तात्विक, धार्मिक अवस्था, धार्मिक अथवा वैज्ञानिक अवस्था के बीच की अवस्था होती है। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ मनुष्य की जो तर्क शक्ति होती है वो बढ़ती गई, और इस अवस्था में मनुष्य यह सोचने लगा कि प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होता है, लेकिन अमूर्त रूप से सभी जगह विद्यमान होता है, ये बात आने लगी। तो तात्विक बना। और तीसरा प्रत्यक्षवाद। मानव मस्तिष्क धार्मिक और काल्पनिक विचारों को छोड़कर घटनाओं की व्याख्या वैज्ञानिक आधार पर करने लगा, और मनुष्य का मस्तिष्क तर्क जो है निरीक्षण और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं का तथ्यों को जानने का प्रयास करने लगा, क्योंकि घटनाओं को समझने का सही वास्तविक साधन है। उसी के आधार पर इसे बोला गया कि यह प्रत्यक्षवाद का स्तर है ना। तो इसके कई स्तर हमें देखने को मिलते भी हैं, अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग तरीके से, है ना। और बड़े फेमस पर्सन हैं ये, विद्वान हैं ऑगस्ट काम्टे। 3 स्तरीय सिद्धांत के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ऑगस्ट काम्टे महोदय। ठीक है, तो इनके बारे में आप ज़रूर याद रखेंगे, भूलिएगा मत आप सभी लोग। ठीक है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन को कभी कभी इंग्लिश में पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। एक होता है थियोलॉजिकल, थियोलॉजिकल जिसको धार्मिक स्तर बोलते हैं, और एक होता है मेटाफिजिकल, इसको तात्विक बोलते हैं, और एक होता है पॉजिटिव, और इसी को हम लोग वैज्ञानिक बोलते हैं। 1 2 3, कभी कभी इंग्लिश भी पूछ लेता है, तो ये तीनों बातें आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंस है ये। ठीक है ना। चलिए।